हेलो, आई एम शैल और आज हम साइटोलॉजी का जो बचा हुआ पोर्शन है एनसीईआरटी सिलेबस का वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेल थ्योरी, इसके अलावा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को देखा था। ठीक है, हम एनसीईआरटी की ही लाइंस को पिक करेंगे और जो भी एनसीईआरटी ने समझाया वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब इसमें यहाँ पर सब जो सेल ऑर्गेनेल है, यदि हम सेल की बात करते हैं तो अभी हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में देखा था। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने सारे सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर को देखा था। ठीक है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। इन सब के चारों ओर एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम जब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दो सेल ऑर्गेनेल को देखेंगे, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल को, तो ये क्लोरो टर्म से क्लियर रखिए, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट दो सेल ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो सेल ऑर्गेनेल डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, पूरी प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो एक न्यूक्लियस भी और इंक्लूड कर लेंगे तो 3 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हो जाते हैं सेल के अंदर जिनमें डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म में 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हो जाते हैं जिनमें डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उनका नाम हो जाता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यदि हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखते हैं तो जैसे ये इसको हम डिस्कस करेंगे, तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो हम इसको जस्ट हाफ लेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हैं हम। ठीक है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है और इसको मैंने यहाँ 20 से काटा। अब ये इतनी स्ट्रक्चर दिख रही है वो दैट इज, इसको इस तरीके से हम देखेंगे। तो इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन तो आउटर मेम्ब्रेन हुई। ठीक है, ये वाली मेम्ब्रेन जिसको मैं अभी ड्रॉ करने जा रही हूँ वो इनर मेम्ब्रेन होगी। ओके, तो आउटर मेम्ब्रेन तो हम देख रहे हैं स्मूथ है, ऐसे पूरी एक कंटिन्यूएशन इसमें है, जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या है, अंदर प्रोजेक्शंस को क्रिएट कर रही है। हमने हर बार देखा है कि जब कभी भी अंदर इस तरीके से, जैसे बैक्टीरिया के केस में हमने मेसोसोम्स वगैरह देखा था, तो इसमें इस तरीके से प्रोजेक्शंस क्रिएट होते हैं। तो उसका मेन कारण यही रहता है, छोटी सी जगह में होते हुए भी वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं। और मेसोसोम में जैसे हमने देखा था वो एंजाइम्स वगैरह को अपने में एडहेयर करते हैं या एंजाइम्स को अपने इसमें एडजस्ट कराते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, तो इसका ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी। और यहाँ पर ये एक गैप पड़ रहा है जो आउटर चैम्बर कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, और इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड एक चैम्बर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर है। ये वाला पोर्शन इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर है जो कि सराउंडेड है इनर मेम्ब्रेन से। और आउटर चैम्बर जो है वो अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और बाहर की तरफ आउटर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। जब कभी भी हम मेम्ब्रेन टर्म यूज कर रहे हैं तो आप अपने आप ही समझ जाइए कि ये लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी होगी। कहीं पे भी मेम्ब्रेन वर्ड यूज हो रहा है बायोलॉजी में तो मतलब जैसे सेल ऑर्गेनेल के चारों ओर जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन, तो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, तो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन यानी वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर हमने ये देखा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर चैम्बर है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट चैम्बर जो है वो इनर चैम्बर है माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पर जो भरा रहता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन अपने आप में स्पेसिफिक एंजाइम्स को रखती हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है जो वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के लिए परमिएबल होती है, बहुत ज़्यादा परमिएबिलिटी देखने को मिलती है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक ये क्रिस्टी देखने को मिल रहा है, तो क्रिस्टी पर हमें ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो है इनकी इंपॉर्टेंस ये है, ये हमें क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलेंगे, ये हमें मेसोसोम्स वगैरह में भी देखने को मिलेंगे। तो इन्हें हम ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, ये कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो है, मतलब यदि मैं एक ऑक्सीसोम को निकालती हूँ बाहर तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। यहाँ पर ये जो है ये F1 पार्टिकल है, ये इसका स्टॉक है, और ये जो है ये F0 पार्टिकल है। तो F0 पार्टिकल तो जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगा, जबकि ये जो इसका हेड है ये यहाँ पर
इसमें प्रोजेक्टेड होगा, मैट्रिक्स के साइड में प्रोजेक्टेड होगा। और ये F1 जो है यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ज्वाइन करा करके एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक स्ट्रक्चर में हम ये देख रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए आपको हमेशा इस टर्म को क्लियर रखना होगा, दैट इज ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इसका रोल होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस होगी। वो हम प्लांट फिजियोलॉजी में जब रेस्पिरेशन टॉपिक देखेंगे तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वगैरह सब देखेंगे कि किस तरीके से एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, एक मेम्ब्रेन। अब यहाँ हम इसका डायग्राम देखते हैं, तो ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, और ये देखो ये इतना गैप दिखाई दे रहा है, फिर एक इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से जा रही है और ये अंदर इस तरीके से क्रिस्टी का प्रोडक्शन कर रही है। जो अंदर धसी हुई स्ट्रक्चर है उसे ही हम क्रिस्टी कह रहे हैं, जिसमें हमने एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स को की प्रेजेंस को बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी इनर मेम्ब्रेन ऐसा प्रोजेक्शंस बनाती है और क्रिस्टी को प्रोड्यूस करती है। ये जो ग्रीन पोर्शन है, वो जो कैविटी बन रही है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया का इनर चैम्बर बन रहा है, वहां पर मैट्रिक्स भरा होगा जिसमें कि क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होगी। इसके अलावा मैट्रिक्स में हमें 70S राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गई, इनर मेम्ब्रेन प्रोजेक्शंस इन्वेजिनेशन शो करती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है। इसकी स्टेनिंग देखें तो ये जेनस ग्रीन से होती है। ठीक है, आप यदि सेल को बिना स्टेन करके देखेंगे तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया समझ में नहीं आएगा। जेनस ग्रीन से ये स्टेन होता है जिससे कि हम इसको ईजिली देख सकते हैं। इसका एवरेज डायमीटर जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, एवरेज रेंज वेरी करेगी 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक वेरी करती है, और एवरेज जो डायमीटर होता है वो 0.5 के करीब होता है। और यदि इसकी लेंथ देखें तो अप टू 4 माइक्रोमीटर तक, हमें 4.1 है एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी का डाटा जाते हैं, तो 4.1 माइक्रोमीटर तक की लेंथ हमें देखने को मिलती है। ओके, तो हमेशा ये याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है तभी रेस्पिरेशन होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी को जनरेट करने में कैपेबल होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इसका माइटोकॉन्ड्रियन होगा। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन जेनस ग्रीन। अब मैंने यहीं पे इसीलिए लिख दिया कि किससे स्टेनिंग की जाती है, दैट इज जेनस ग्रीन से स्टेनिंग की जाती है। आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, तभी हम अच्छे से देख पाएंगे जब हम उसको जेनस ग्रीन से स्टेन करेंगे। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो जब कभी भी यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया का एक सेल में नंबर देखेंगे तो वो सेल क्या फंक्शन कर रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हार्ट में जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती रहती हैं, तो कार्डियक मसल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। कोई इनएक्टिव सेल है उसमें, फिर सेकेंड हम फ्लैजिला एंड सीलिया में देखें, जिनमें वो सेल जिनमें सीलिया फ्लैजिला या मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वहाँ पे भी हमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो नंबर यहाँ ये पॉइंट हो जा रहा है कि नंबर जो है वो डिपेंड किस पर करेगा कि वो सेल क्या काम कर रही है। ओके, देन इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। टिपिकली इट इज साउसेज शेप्ड। साउसेज शेप्ड यदि हम देखें तो ये इस तरीके से एक डिश होती है, मीट से बनती है, उसका शेप इस तरीके से होता है, तो वही बोल रहा है कि साउसेज शेप होता है ये। देन टिपिकली इट इज साउसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 से 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज डायमीटर हमने देख लिया था कि 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और लेंथ जो होती है इसकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक की होती है। ओके, एक चीज, जब आप साइटोलॉजी पढ़ेंगे, आप लोगों ने बहुत डिटेल में साइटोलॉजी पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन को आपको मस्ट करके रखना है। ओके,
और इसके अलावा जब हम इस माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, तब उस समय हम इसके स्ट्रक्चर को एक बार और, स्पेशली जब केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ेंगे तब इसके स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज ऑक्सीसोम, उसके बारे में और देखेंगे कि वहाँ पे कहाँ पर क्या एंजाइम होता है, बेस प्लेट का काम क्या है, स्टॉक क्या है, और कहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है, उसकी स्टडी हम वहाँ पे करेंगे। ओके, यहाँ पर हम एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन। एक पॉइंट ये हुआ, विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था वो इनर चैम्बर था, विच इज सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम फिर से, जो दो मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की लुमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती हैं। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन थी, फिर से मैं इसको बना रही हूँ, जो हमने ग्रीन कलर का देखा था ये क्रिस्टी है। अब यहाँ पर जो भरा हुआ है ये है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, जहाँ पर क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होती है और यहीं पर 70s राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रेजेंट होता है। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। यहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है ये, क्योंकि इस तरीके से बार बार प्रोजेक्शंस क्रिस्टी को प्रोड्यूस कर रही थी। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। ठीक है, कुछ भी पूछे कि साइटोप्लाज्मिक के कांटेक्ट में रहने वाली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन कौन सी है, तो वो आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। मैट्रिक्स के कांटेक्ट में रहने वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, तो वो इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। द इनर मेम्ब्रेन forms a number of infolding called the cristae towards the matrix. Cristae increase the surface area. Okay. Next, the two membrane have their own specific enzyme. इन सब का रोल हम देखेंगे कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है इनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि ऑक्सीसोम का काम हो जाता है। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये चीज़ तो आपको 3rd या 4th से हम देख रहे हैं इसको। ठीक है, देन ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इतनी इंफॉर्मेशन मस्ट है। अब यहाँ पर हमने इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में ये भी बताया था कि 70s राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। तो 70s राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन हमें और किस में देखने को मिलते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। एक एंडोसिम्बाइड थ्योरी प्रपोज की गई है कि ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड पहले एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरियाज के रूप में प्रेजेंट थे। अब इधर यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट्स तो पहले डेवलप हुए हैं यूकैरियोट्स के। ठीक है, इधर यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट हो रहा था और ये मतलब प्लास्टिड जो पहले एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया के रूप में प्रेजेंट था, या माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया के रूप में प्रेजेंट था, वो इस एक यूकैरियोटिक सेल के कांटेक्ट में आया और उनके बीच में सिम्बायोसिस चालू हुई। ये सिम्बायोसिस मतलब बिल्कुल क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो एटीपी प्रोड्यूस करके देने लगा, प्लास्टिड था तो वो फोटोसिंथेसिस करके देने लगा यूकैरियोटिक सेल को। तो ये एसोसिएशन इतना स्ट्रांग हुआ, या ये सिम्बायोसिस इतनी स्ट्रांग हुई कि इस प्रोसेस में ये हुआ कि ठीक है अब तो हमें हमेशा साथ रहना है। तो प्लास्टिड हो या माइटोकॉन्ड्रिया, ये माना जाता है कि वो अपना जो उन्होंने अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करना शुरू की। तो यदि हम देखें तो हम देख रहे हैं मतलब प्लास्टिड में भी हम सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन देख रहे हैं, उसमें भी जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं, उसमें भी राइबोसोम देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही चीज़ देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर निकलता है कि यदि आज की डेट में हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को अपनी फंक्शनिंग के लिए सपोज 100 एंजाइम चाहिए हैं तो केवल अब 20 या 30 ही बना पाता है। 70 एंजाइम्स के लिए वो डिपेंडेंट हो जाता है न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल पर। तो मतलब पार्शियल ऑटोनॉमी है उसके पास।
खुद से भी वो कुछ काम कर सकता है, खुद से भी वो अपनी फंक्शन के लिए क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया अपने फंक्शन के लिए कुछ एंजाइम खुद भी बना सकता है, और कुछ एंजाइम के लिए उसको न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि उनके पास उनका डीएनए भी है, उनके काम का जितना भी है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उनके डीएनए में है और कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के डीएनए को दे दी गई है, ऐसा माना जाता है एंडोसिम्बायोट थ्योरी में। और राइबोसोम भी है उनके पास, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस जो उनका जो सर्कुलर डीएनए है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो 70S राइबोसोम है वो उसने उन डीएनए से में प्रेजेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में ट्रांसलेट करके उन्हें दे देता है। ठीक है, तो इसे हम सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमी कहते हैं। तो सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमी हमें क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलती है। और ये किस तरीके से पता चलती है, क्योंकि दोनों में सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्लस 70S राइबोसोम है। ओके, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब प्लास्टिड की बात करते हैं। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा में भी हमें प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, जैसे यूग्लिनॉइड्स में देखने को मिलते हैं, क्राइसोफाइट्स में देखने को मिलेंगे, डिनोफ्लैजिलेट्स में देखने को मिलेंगे। तो जो हमने पढ़े हैं बहुत सारे हैं, जो हमारे सिलेबस की बात है, हम सिलेबस का है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यूग्लिना में भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्राइसोफाइसी, डिनोफ्लैजिलेट्स, इन सब में हमें प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। तो प्लास्टिड हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, प्रोटिस्टा में देखने को मिलेंगे, इसके बाद प्लांटी में देखने को मिलेंगे, एनिमेलिया और फंजाई में भी हमें प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सब चीज़ को क्लियर रखना है आपको। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा को छोड़ करके सभी में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट्स लेते हैं। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। इसके अलावा क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट भी आप याद रखिएगा। Next, these are easily observed under the microscope as they are large. Simple microscope से आप इसको क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस को, मतलब प्लास्टिड की प्रेजेंस को आप देख सकते हो। They bear some specific pigment, thus imparting specific color to the plant. ठीक है, अभी हम क्लोरोप्लास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम प्लास्टिड पढ़ रहे हैं। तो प्लास्टिड के अंदर कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन पिगमेंट्स के कारण ये प्लास्टिड एक पर्टिकुलर कलर के दिखाई देते हैं। Based on the type of pigment, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. तो 3 प्रकार के प्लास्टिड हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट वाले जो भी स्ट्रक्चर होती है, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्रूट, यदि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। और यदि उसमें कोई दूसरे पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल प्रेजेंट हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, तो जिस कलर का पिगमेंट होगा उस कलर का, जैसे टोमेटो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ल्यूकोपिन्स होते हैं जिसके कारण वो रेड कलर का दिखाई देगा। एंड थर्ड जो टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको यानी कलरलेस प्लास्टिड। तो ये कलरलेस प्लास्टिड जो होते हैं इसमें हम 3 टाइप देखेंगे, आगे देखते जाते हैं। तो यहाँ पर मेक इट वेरी क्लियर, प्लास्टिड जो है 3 टाइप के हैं। प्लास्टिड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लांट्स के, प्लांटी विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में, और जो प्रोटिस्टा हम जो पढ़ के आए हैं एनसीईआरटी में उसमें क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट्स एंड इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अब सबसे पहले हमने लिया है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो यानी कलर्ड होता है। ठीक है, ग्रीन भी कलर होता है, लेकिन ग्रीन कलर के प्लास्टिड के लिए हम स्पेसिफिकली एक बिल्कुल, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो उनको बिल्कुल अलग कर दिया है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जो एनसीईआरटी बोल रहा है वही क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्लास्टिड है। ओके, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ठीक है, तो कैरोटिनॉइड्स के टाइप्स क्या हो गए, कैरोटीन एंड दूसरा हो गया जेंथोफिल। इसमें एक और पॉइंट ही क्या हो गया, कैरोटिनॉइड किस में सॉल्युबल होते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल होते हैं। तो इस लाइन में 2-3 इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट में जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं उन्हें कैरोटिनॉइड्स कहा जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ओके, फिर दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में एक पर्टिकुलर कलर उसमें प्रेजेंट पिगमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट में हमने देखा था ल्यूको यानी कलरलेस, तो कलरलेस प्लास्टिड को हमने ल्यूकोप्लास्ट कहा। अब ये जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये कलर तो दे नहीं रहे, ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है,
तो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है उसे हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जो ऑयल एंड फैट को स्टोर करेगा तो ये इसको क्या कहेंगे, इलियोप्लास्ट कहेंगे। और जो प्रोटीन को करेगा उसको हम एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट पहले हमने देखा, 3 टाइप के प्लास्टिड हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट के भी हमने 3 टाइप देखे। मेक इट वेरी क्लियर, एमाइलोप्लास्ट दैट इज एमाइलो, जब कभी भी याद आता है एमाइलो दैट इज कार्बोहाइड्रेट, इलियो दैट इज ऑयल एंड फैट एंड एल्यूरो, तो हम एल्यूरॉन लेयर वगैरह भी कई बार पढ़ चुके हैं, तो एल्यूरो दैट इज प्रोटीन को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। अब ये हमें अच्छे डिटेल में पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जिसके कारण वो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में एक तो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल क्यों रखा गया है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब जिसमें सोलर एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी का कन्वर्शन ही पॉसिबल है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्रिएट तो कर नहीं सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज केमिकल एनर्जी में, दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो सोलर एनर्जी को हमको कन्वर्ट करना है, तो उसको ट्रैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए थी। वो काम कौन करता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ओके, तो आज भी हम में जो भी एनर्जी है, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू सन। प्लांट ने उनकी एनर्जी को कन्वर्ट किया, और प्लांट के थ्रू, चाहे हम नॉन वेजिटेरियन हैं चाहे वेजिटेरियन है, तो अल्टीमेटली जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यदि उसका बिल्कुल उसको ट्रेसिंग करते हैं, ले करके जाते हैं, तो वो एक्चुअली सोलर एनर्जी ही हमारे में कन्वर्टेड फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, देन अब ये है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। तो हमने क्लियरली देखा था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट भी जैसे इस तरीके से देखें तो क्लोरोप्लास्ट में हमें ये 2 मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन दिखाई देंगे। ठीक है, ये भी टीएस से ट्रांसफर्स इस तरीके से देखेंगे तो हम एक कट करके एक पोर्शन देख रहे हैं, दैट इज ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पर ये जो अंदर लिक्विड भरा रहेगा उसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, और ये स्ट्रोमा में बीच में बिल्कुल इस सिक्कों को एक के ऊपर, कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख दो तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती, एक कॉइन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये सिंगल कॉइन है, जैसे ये एक, हाँ, तो इसके अंदर भी हमें कैविटी दिखाई देगी। मैं इसको ऐसे करके रख रही हूँ, ये पूरा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हुई, तो इसके अंदर भी कैविटी होगी। तो ये जो होता है ये सिंगल स्ट्रक्चर, इसको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। और 1 2 3 4 थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक रख दिए गए, जैसे एक थाइलेकॉइड 2 3 4 ये। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारी क्या कहलाएगी, दैट इज ग्रेना कहलाएगी। तो हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और 2 चीज़ हम और पहले देख चुके हैं कि इसके अंदर भी 70s राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम पहले भी देख चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में ये चीज़ें कॉमन देखने को मिल रही है। तो डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड के यहाँ डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गई, तो एक ये इसमें भी आउटर चैम्बर और ये इनर चैम्बर क्रिएट हो रहा है। तो इनर चैम्बर में हम देख रहे हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमने थाइलेकॉइड का, वो एक के ऊपर एक पाइलअप हो रही हैं और ग्रेना को बना रही हैं। तो ग्रेन, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में हम लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। तो ये जो ग्रेना है ये साइट होता है लाइट रिएक्शन का। ये किसका साइट होता है, लाइट रिएक्शन का। अब यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन के लिए जो लैमेली होगी वो भी मेम्ब्रेन ही होगी बेसिकली, बिल्कुल एक पाइप, ये पूरी ये पाइप है, यहाँ पर एक ग्रेना है, यहाँ पर एक ग्रेना है, इसको कनेक्ट, यहाँ एक ग्रेना है और यहाँ एक ग्रेना है, इसको कनेक्ट करते हुए ये ट्यूब है। तो ये ट्यूब को हमने स्ट्रोमा लैमेली कहा। तो स्ट्रोमा लैमेली क्या है, ये भी एक मेम्ब्रेन सराउंडेड स्ट्रक्चर है, एक पाइप है, ये मेम्ब्रेन दिखाई, ये पूरी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, तो इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसमें हम आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पर जो फोटो सिस्टम ऑपरेट होता है वो फोटो सिस्टम 1 होता है, वो चीज़ हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में हमने देखा कि लाइट रिएक्शन का साइट जो है वो ग्रेना है। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये मैट्रिक्स
ग्रेना को छोड़ दो तो उसके बाद जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा साइट होता है डार्क रिएक्शन का। ओके, अगेन मैं फिर से इसको थोड़ा सा ले रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का टाइप है जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट डबल यूनिट मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जब कभी भी दो मेम्ब्रेन होगी तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनेल जो होगा उसमें दो चैम्बर प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच, और एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया है वो इनर चैम्बर हो जाएगा। इनर चैम्बर में हम देखते हैं कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसे हम थाइलेकॉइड कह रहे हैं, वो एक के ऊपर एक अरेंज होकर के ग्रेना को बनाती हैं। दो ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लेमेली से जुड़े होते हैं, तो आइदर इट इज ग्रेना या स्ट्रोमा लेमेली, ये सब जो है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। लाइट रिएक्शन यानी वो सन एनर्जी से कनेक्टेड होगी। इसके बाद जो वहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है वो डार्क रिएक्शन, वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन यानी वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगी सनलाइट पर। ओके, इसके अलावा वो जो एंडोसिम्बायोट थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की थी वो यहाँ पर फिर से आप ऐड ऑन कर लो, वो क्लोरोप्लास्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। जब लीफ के अंदर जो टिश्यू भरे रहते हैं उन टिश्यू का नाम दिया जाता है मेसोफिल, जो कि डाइकॉट में पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट होते हैं, जबकि मोनोकॉट में वो सिर्फ मेसोफिल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो यदि हम पूरे प्लांट की बॉडी देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस मोस्टली हमें मेसोफिल सेल में देखने को मिलती है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं लैंड शेप होते हैं, ओवल शेप होते हैं, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, ये सब हमने एल्गी में डिफरेंट शेप देखा था कि वाउचेरिया में डिस्कॉइड है, रिबन शेप स्पायरोगायरा में है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉलर शेप यूलोथ्रिक्स में है। तो कई शेप के क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर की और विड्थ जो है 2 to 4 माइक्रोमीटर की होगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप क्लोरोप्लास्ट से याद करिए, लेकिन इन इन्फॉर्मेशन को कि ये छोटे से डेटा हैं इसको इग्नोर करें तो ये बिल्कुल मत करिएगा। एनसीईआरटी का पॉइंट्स है, इसको याद रखिए। जिनकी भी साइज दी हुई है उसको आपको याद रखना होगा। ओके, चाहे वो राइबोसोम की दिया हो, जैसे जब इसके पहले हमने राइबोसोम का देखा था 15-20 nm, तो वो बिल्कुल आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट की जो लेंथ है दैट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर और वेट जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर हो जाएगी। देन देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell। एक क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलर एल्गी होता है, यूनिसेलर होता है। यदि विटेकर का किंगडम विटेकर के अकॉर्डिंग पूछता है तो हम उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे, और यदि विटेकर को कंसिडर नहीं कर रहा है तो हमें उसके प्लांटी किंगडम में रखते हैं, क्योंकि क्लोरोफाइसी में हमने क्लेमाइडोमोनास को पढ़ा है। तो क्लेमाइडोमोनास जो यूनिसेलर है उसमें सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जबकि यदि हम मेसोफिल सेल की बात करते हैं तो एक मेसोफिल सेल में 40 क्लोरोप्लास्ट, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है that like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bounded structure. Of the two membrane, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था, वहाँ पर भी हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में भी कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब मैक्सिमम चीज़ों के लिए वो परमिएबल होती है। यहाँ पे भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए वो बोल रहा है कि लेस परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, देन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड membranous sac called the thylakoid are present in the stroma। ये स्ट्रोमा में ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये thylakoid are arranged in stacks like the piles of coin called grana। ठीक है, सिंगुलर इसका ग्रेनम हो जाता है, और द इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड। ठीक है, इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड दैट इज स्ट्रोमा लेमेली हो गया ये। देन इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमेली कनेक्टिंग द थाइलेकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। ओके, सॉरी, in addition there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana। the membrane of the thylakoid encloses a space called a lumen। अब जब हम ये इसकी
ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जस्ट इस तरीके से होगी, इसके अंदर भी ल्यूमेन प्रेजेंट होगी। ये सब जो है फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर होती हैं। तो यही बोल रहा है that is, in addition there are flat membranous tubule called the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana। ठीक है, the member of the thylakoids, sorry, the membrane of the thylakoid encloses a space called a lumen। thylakoid की जो कैविटी होती है उसको हम lumen बोल रहे हैं। Then the stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, अब ये प्रोटीन कहाँ से आ गया? हम फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन की सिंथेसिस तो पढ़ते नहीं, फोटोसिंथेसिस में हम कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस पढ़ते हैं। पर स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और हमने देखा था सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमस है, तो क्लोरोप्लास्ट अपनी फंक्शनिंग के लिए कुछ एंजाइम दैट इज कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस उसके पास जो 70S राइबोसोम है वहाँ से करवा लेता है। तो मेक इट वेरी क्लियर, क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट की भी सिंथेसिस करता है और प्रोटीन की भी सिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके अंदर ये 70S राइबोसोम सब ऑर्गेनेल के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। देन इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड 70S राइबोसोम्स। ठीक है, देन क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड। अब जो हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड देखी थी, उसमें यहाँ पर क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रोमा कहा। स्ट्रोमा में बीच बीच में ग्रेना प्रेजेंट है, ग्रेना की सिंगल यूनिट थाइलेकॉइड है, और थाइलेकॉइड की कैविटी में क्या देखने को मिल रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जब वर्ड यूज होता है तो क्लोरोफिल का सिर्फ एक कलर होता है, दैट इज ग्रीन। ये नहीं कि रोडोफाइसी में क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है और उस क्लोरोफिल डी के कारण रोडोफाइसी का कलर रेड हो जाता है, ये बिल्कुल गलत चीज है। क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर। रेड एल्गी रेड दिखाई देती है क्योंकि आर फाइको इरिथ्रिन होता है, या ब्राउन एल्गी ब्राउन दिखाई देती है क्योंकि उसमें पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो एक ही कलर इम्पार्ट करता है, दैट इज ग्रीन कलर। ओके, देन द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। अभी हम ये राइबोसोम देखेंगे बोल रहे हैं, वैसे ही आ जा रहा है। ठीक है, 70S राइबोसोम हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। सॉरी, एक यूकैरियोटिक सेल यदि लेते हैं तो हम यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम है, लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें 80S राइबोसोम भी होते हैं और 70S राइबोसोम भी होते हैं। 70S इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो आइदर एनिमल सेल या प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं। ओके, तो एक यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टर्स के साइटोप्लाज्म के राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70S होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S और 70S राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में 70S राइबोसोम है। ओके, देन अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है? दैट इज, अब हमने देखा इसके पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा था, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसके बाद अभी हम सीलिया फ्लैजिला भी देखेंगे, वो भी सेल ऑर्गेनेल में आते हैं। इसके अलावा हम माइक्रोबॉडीज भी देखेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने गोल्जी बॉडी बनाया, गोल्जी बॉडी से हमने लाइसोसोम और वैक्यूल बनाई। तो ये 4 सेल ऑर्गेनेल देखे। ठीक है, इसके अलावा सीलिया फ्लैजिला, देन माइक्रोबॉडीज जो भी पढ़ेंगे, तो ये सब जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं। फिर डबल यूनिट मेम्ब्रेन में हमने 2 सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया देखे। अब हम देखते हैं मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, वो सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। उसमें एक हम राइबोसोम देखते हैं और दूसरा हम सेंट्रियोल देखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रियोल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल, सेंट्रियोल प्लांट सेल में अब्सेंट होगा। ठीक है, तो हम एक एनिमल सेल में 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे देखते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं, दैट इज राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। जबकि प्लांट सेल में हम सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल ऐसा देखते हैं जिसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज राइबोसोम, क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब राइबोसोम की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एक राइबोसोम में हम
ये टर्म यूज करते हैं स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। यहाँ हम प्रोकैरियोटिक लिख लेते हैं, हम यहाँ पर यूकैरियोटिक लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रो, यहाँ पर यू। तो यदि प्रोकैरियोटिक है तो ये लार्ज सब मतलब प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है और यूकैरियोटिक का राइबोसोम जो होता है वो 80S होता है। ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है कि किस कॉफिशिएंट कहाँ पर ये जा करके सेटल्ड हो रहे हैं। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट दैट इज उसके सेडिमेंटेशन और उसकी डेंसिटी से रिलेटेड होता है। प्रोकैरियोटिक 70S है यानी वो लाइटर वेट का होगा, 80S है उसकी डेंसिटी प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर पहले हम लार्ज सब यूनिट देखते हैं। तो 70S राइबोसोम है तो इसकी लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50S होती है और स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। और यदि लार्ज सब यूनिट यूकैरियोटिक की लार्ज सब यूनिट की बात करें तो ये 60S होगी और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40S होगी। ओके, अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की जो लार्ज सब यूनिट है उसको बनाने के लिए 23S राइबोसोमल आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए प्रोकैरियोट्स के, और यदि यूकैरियोट है तो ये 28S राइबोसोमल आरएनए। उस थोड़ा सा मैं यहाँ रोक रही हूँ। अब राइबोसोम जब वर्ड यूज करते हैं तो राइबोसोम बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, जब कभी भी टर्म हम यूज करते हैं तो N का मतलब हो जाता है न्यूक्लिक एसिड, P तो है प्रोटीन। तो यहाँ कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज आरएनए होता है। और कौन सा आरएनए, हम 3 टाइप का पढ़ते हैं, आरएमटी राइबोसोमल आरएनए, एम से मैसेंजर आरएनए, टी से ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए दैट इज आरएनए जो होता है, यहाँ का राइबोसोम के न्यूक्लियोप्रोटीन में जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड मिलकर के न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो हम राइबोसोम देख रहे हैं तो केमिकली ये कुछ नहीं है बल्कि न्यूक्लियोप्रोटीन है। और इन न्यूक्लियोप्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है, मतलब राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक में तो राइबोसोम की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होगी। ओके, तो हम कहाँ पर थे कि यदि 70S राइबोसोम है तो उसकी लार्ज सब यूनिट 50S होगी, स्मॉल सब यूनिट 30S होगी। लार्ज सब यूनिट में हमने देखा कि 23S राइबोसोमल आरएनए, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, और दूसरा जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो 5S राइबोसोमल आरएनए होता है। यदि इनकी बात करते हैं तो ये 28S, देन 5.8S और 5S, ये 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए, मतलब 3 सेडिमेंटेशन वाले आरएनए यूकैरियोटिक की लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर इतना? यहाँ 2 टाइप के राइबोसोमल आरएनए, यहाँ 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए। अब एक चीज और याद रखिए, क्योंकि आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं, साल भर भी पढ़े हैं और अभी क्रैश कोर्स में भी कंप्लीट हो चुका है। तो यही जो है ये राइबोजाइम है, इसका नाम जो है, इस राइबोजाइम का नाम जो है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस जो कि ट्रांसलेशन के समय 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करता है। तो हम बोलते हैं कि एंजाइम्स मोस्टली जनरली प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन राइबोजाइम हम एक्सेप्शन में देखते हैं। राइबोजाइम वो एंजाइम होते हैं, मतलब आरएनए जब कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं, बायोकैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं, तो हम उन्हें राइबोजाइम कहते हैं। तो राइबोजाइम इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, उसमें एक एंजाइम जो है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस है, जो कि कुछ नहीं, यदि प्रोकैरियोटिक की लार्ज सब यूनिट का 23S राइबोसोमल आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, और इस आरएनए को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस। और यूकैरियोटिक के केस में 28S राइबोसोमल आरएनए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस होता है, ठीक है। अब स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो स्मॉल सब यूनिट यदि प्रोकैरियोटिक है तो वो 16S राइबोसोमल आरएनए से बना होगा, और यदि यूकैरियोटिक है तो ये 18S राइबोसोमल आरएनए से मिलकर के बना होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं ये। जब भी हमने केमिकली इसको देख लिया कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये सिंथेसाइज हो जाएंगे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, फिर न्यूक्लियर पोर से होकर के बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, अकेले अकेले पड़े रहेंगे दोनों राइबोसोम और
मतलब ये एक ऐसे हैं कि काम होगा तभी साथ आएंगे, अदरवाइज काम यानी प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन हो रहा तभी आकर के जुड़ेंगे, नहीं है तो ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग पड़े रहते हैं। जब भी इन दोनों यूनिट्स को, इनको ये वाली यूनिट है और ये वाली यूनिट है, इन दोनों को ज्वाइन होना है तो उसके लिए एक आयन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब भी ट्रांसलेशन होना है तो मैग्नीशियम आयन इन दोनों सब यूनिट को ज्वाइन करा देगा और इस तरीके से ये बन जाएंगे। इससे मैसेंजर आरएनए जुड़ जाता है, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये होता है राइबोसोम के बारे में। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? राइबोसोम आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल के रूप में होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है एज अ डेंस पार्टिकल। जो किसने देखा था? जॉर्ज पैलाडी ने देखा था। तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम दे रहा है, तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। किसमें देखा जा सकता है? बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो दो सेल ऑर्गेनेल एनिमल सेल में हमने देख ली है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो जाते हैं। ठीक है, देन the eukaryotic ribosome are 80S while the prokaryotic 70S. Eukaryotic cytoplasmic ribosome is 80S. ठीक है, then each ribosome has 2 subunit. हाँ, एक चीज और मैं ये बोल रही हूँ कि देखो, एक नॉर्मल हम जब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ते हैं तो यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक में हम 70S राइबोसोम कहते हैं। कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है तो मतलब सीव ट्यूब वगैरह को एक्सेप्शन को मत लेना, भी आप एक नॉर्मल लेते हैं यूकैरियोटिक सेल तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होते हैं। तो मैं इसको आगे जा करके थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन कभी सिंपल आएगा कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है 80S 70S नन ऑफ दिस और 45S ऐसा कुछ दे दे, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना, तब उस केस में आपको 80S ही आंसर लगा करके आना होगा। ठीक है, मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि 70S राइबोसोम भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, दैट इज वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया था, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, बट इसको एक ऑप्शंस के इसको देखते हुए भी आपको आंसर टिक करना आना चाहिए कि वहाँ बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा। ओके, so the eukaryotic ribosome are 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S. Each ribosome has 2 subunit, larger and smaller. The 2 subunit of 80S ribosome 60 and 40 हमने देख लिया है, and 70 की 50 और 30S सबयूनिट होती है। S जो होता है स्वेदबर्ग यूनिट होता है, जो कि रिलेटेड होता है जिसे हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं, और ये हमें डेंसिटी और साइज के बारे में बताता है। तो डेंसिटी 70S की कम होगी एज कम्पेयर टू 80S, साइज 70S की कम होगी एज कम्पेयर टू 80S। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, ये हमने देख लिया था। अब इसके बाद हम साइटोस्केलेटो, ठीक है, वो राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो भी सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी वहाँ पर नंबर ऑफ राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे। जो एनर्जी जनरेशन में जो कंटिन्यूसली एक्टिव है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा हमने देखा था। ठीक है, जब कोई सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व है तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल, दैट इज गोल्जी बॉडी वहाँ पर ज़्यादा होगी। ओके, अब साइटोस्केलेटन लेते हैं। तो साइटोस्केलेटन जब वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हम साइटोस्केलेटन में मतलब ये इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होंगे, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन लाइक केराटिन वगैरह के बने होते हैं। इन साइटोस्केलेटन का काम जो होता है सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कराना, सेल की मोटिलिटी में, सेल के प्रचलन में। जैसे हम सीलिया फ्लैजिला देखेंगे तो सीलिया फ्लैजिला कुछ नहीं होते बल्कि माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के प्रेजेंट है। तो हमने 3 टाइप के साइटोस्केलेटन देखे, एक माइक्रोट्यूब्यूल देखा, एक माइक्रोफिलामेंट देखा और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट देखा। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल सेल मोटिलिटी में देखने को मिल रहा है। सेल के अंदर जो मोटिलिटी होता है उसमें ये माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व हो जाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो एक सेल को एक शेप देने, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी ये बोल रही है एन एलॉबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस
फिलामेंटस, साइटोस्केलेटन फिलामेंटस होते हैं और प्रोटीनेशियस होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट विच इज एक्चुअली ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो हम सीलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर, ये सब जो होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, इन साइटोस्केलेटन के बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के बने होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर टू ए साइटोस्केलेटन। ये तीनों मिला करके मतलब कितने टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइप के। साइटोस्केलेटन इन सेल और इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन, आपको ये यहाँ पर जो मैंने सिंपल सा बताया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये एक सेल है, ये रन कर रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कराएंगे। अब यदि इसको अमीबॉइड मूवमेंट करना है, इस सेल को अमीबॉइड मूवमेंट करना है, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन उभारना पड़ेगा। या एक्सोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस है, या मतलब एक्सोसाइटोसिस है या एंडोसाइटोसिस है, तो इनमें ये साइटोस्केलेटन का ही रोल होता है, ठीक है। तो द साइटोस्केलेटन इन अ सेल और इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ओके, जैसे जब अभी उस समय न्यूक्लियस के टाइम पे ही मैं ये बात एक्सप्लेन करती हूँ। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं वो सेल की मोटिलिटी से रिस्पॉन्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे तो यानी आप समझ लीजिए या तो वो पानी में ही रहते हैं या वो एक्वस मीडियम में है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी सीलिएटेड सेल हैं तो वहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं वो एक्वस मीडियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब सीलिया एंड फ्लैजिला दैट इज एक्वस या पानी वाला मीडियम वहाँ पर होगा। अब पहले हम देखते हैं सीलिया या फ्लैजिला, ठीक है। तो सीलिया ये बोल रहा है सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया जो है। अब यहाँ पर सीलिया एंड फ्लैजिला में हम जो एक चीज अच्छे से पढ़ते हैं दैट इज 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट मतलब यदि हम एक सीलिया देख रहे हैं तो सीलिया में यहाँ पर सेंटर में एक एक्सोनीम है, मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्सोनीम कह रहे हैं। ये एक्सोनीम है और ये इसको कवर करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला जिस स्ट्रक्चर से निकलते हैं उसको बेसल बॉडी कहा जाता है। बेसल बॉडी एक्चुअली कुछ नहीं है बल्कि सेंट्रियोल ही होते हैं। ये जैसे एक ये सेल है, यदि ये सेंट्रियोल की लोकेशन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कर देते हैं तो हम इसको बेसल बॉडी या ब्लीफेरोब्लास्ट कहने लगते हैं। और ये बेसल बॉडी जो होती है ये सीलिया एंड फ्लैजिला के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। और यदि ये न्यूक्लियस के ऊपर इसकी लोकेशन है तो हम इसको सेंट्रोसोम कह देते हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। अब अभी हमने ये देखा कि एक सीलिया निकल रहा है इस तरीके से, तो सीलिया में देखेंगे तो ये बाहर जो कवरिंग है इसकी वो एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सीलिया एंड फ्लैजिला यहाँ से निकला है, यहाँ पर ब्लीफेरोब्लास्ट है वो निकल रहा है, तो ये क्या करेगा अपने साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी खींचते ले जाएगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये यहाँ से यहाँ पर बेसल बॉडी थी, इसने सीलिया बनाना शुरू किया। सीलिया बनाना शुरू किया, ये सीलिया एक्सोनीम बनता जा रहा है। तो ये जो ये ऐसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी तो वो भी इसके साथ ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। तो सीलिया एंड फ्लैजिला के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो जो 9+2 अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, 9+2 अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये NCERT का एक डायग्राम है, ये तो हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं 2, तो डबलेट फाइबर बोलेंगे। एक ये है, ये B माइक्रोट्यूब्यूल और ये A माइक्रोट्यूब्यूल। अब यहां से डाइनिन प्रोटीन निकलता है, इसको इस तरीके से मैं बिल्कुल सिंपल इसमें बता रही हूं। तो ये डाइनिन प्रोटीन जो होता है, इसमें डाइनिन प्रोटीन है, ये ATPase एंजाइम होता है। ATPase एंजाइम है, यानी ये ATP को ADP किस में तोड़ेगा, ADP प्लस IP में तोड़ेगा। एज है ना, सिंथेटेज नहीं है, तोड़ने वाला है। तो ये और इस प्रोसेस में ADP एंड IP में तोड़ेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी जो सीलिया एंड फ्लैजिला के में स्ट्रोक्स या उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ये यदि हम पहला
पहला डबलेट सेट लेते हैं। तो काउंट करना, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये नौवां। तो इस तरीके से 9 पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूबल्स होंगे, ठीक है। और यहां पर सेंटर में देखो ये सिंगलेट है जो इस ब्रिज से जुड़े हुए हैं, ओके। अब इसके बाद ये जो है ये शीथ है, ये रेड कलर की जो है ये सेंट्रल शीथ है। आप सेंट्रल शीथ में देखो कि हर डबलेट फाइबर, ये जो डबलेट फाइबर है उससे एक स्पोक निकल रहा है, वो इसको जोड़ रहा है, रेडियल स्पोक जो है जोड़ रहा है। तो हर एक, मतलब ये दो है, जो ये ए मैं इसको बोल रही हूँ, इसको मैं बी बोल रही हूँ। तो ए से निकलता है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ए से डाइनिन प्रोटीन भी निकल रहा है जिसमें एटीपी सिंथेटेज, जो एटीपी सिंथेटेज का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से कितने रेडियल स्पोक हो जाएंगे, सबके ए से एक एक निकल रहा है, तो रेडियल स्पोक भी कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। जो किसको, जो डबलेट फाइबर को किससे जोड़ रहे हैं, दैट इज सेंट्रल शीथ से जोड़ रहे हैं। सेंटर में हमने ये 2 9 तो हमने देख लिया था, ये 9 काउंट किया। और ये जो 2 हैं वो क्या है, एक ये है और एक ये है, दैट इज 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक सीलिया या फ्लैजिला की स्ट्रक्चर होती है। सीलिया किसी भी सेल में माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायोमेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। न्यूमरस होते हैं, जबकि फ्लैजिला जो होते हैं नंबर में कम होते हैं। फ्लैजिला लेंथ में लॉन्ग, मतलब ज़्यादा लेंथ वाले होते हैं, सीलिया शॉर्ट लेंथ वाले होते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है सीलिया एंड फ्लैजिला की। अब सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया का सिंगुलर सीलियम होता है, फ्लैजिला का फ्लैजिलम होता है। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है, आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये आउटग्रोथ निकल रही हैं, ओके। ये सब सीलिया, ये फ्लैजिला निकल रहे हैं, बहुत सारे नंबर में है, सॉरी बहुत सारे नंबर में है, तो ये सीलिया है, ओके। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, पतवार के जैसे, इस तरीके से, मतलब इस ऐसे बीट करेगी तो वो अपना आगे चला जाएगा, पानी को पीछे करके वो अपना आगे मूव होते हैं। जो नाव में हम पतवार का काम देखते हैं वही काम इसका हो जाता है। Cilia are small structure which work like oar, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. या तो सेल की मूवमेंट होगी या उसके आसपास जो पानी है, एक्वस मीडियम है, उसको मूव कराएगा, ओके। देन फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पजेस फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ये हम देख के आ चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं वो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट के बने होते हैं, जिसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। वहाँ कोई इस तरीका का जो हमने अभी 9+2 अरेंजमेंट देखा वो कुछ भी देखने को हमें नहीं मिलता है, ओके। देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने देख लिया था, एक्सोनिम एक्सटेंड हो रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर भी, उसके साथ ही एक्सटेंड होती जाती है। देयर कोर, जो एक्सोनिम जो है, जो 9+2 हमने पूरी स्ट्रक्चर देखी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड थी, उसको हमने एक्सोनिम बोला था। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम possess a number of microtubule running parallel to the long axis। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने तो टीएस देखा था, जो भी इमेज अभी हम 9+2 देख करके आए थे, तो यदि ये हम डबलेट फाइबर देख रहे हैं तो इसको इस तरीके से दो आपको माइक्रोट्यूबल्स इस तरीके से पैरेलली लॉन्ग करना है। हमने टीएस सेक्शन देखा था, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से एक माइक्रोट्यूबल ए ये है जिससे 2 आर्म निकलेंगी, ये दूसरा है, ठीक है। अब हम और एक माइक्रोट्यूबल जो होता है 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है, ओके। तो रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। यदि ये जैसे हम सीलिया देख रहे हैं तो यहाँ पर यदि इसको देख रहे हैं तो इस तरीके से ये जो माइक्रोट्यूबल देखा हमने वो इस तरीके से इसके अंदर रन कर रहे हैं, ओके। देन द एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स, 9 डबलेट हमने देखे थे, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबल। सेंटर में जो 2 माइक्रोट्यूबल थे वो सिंगलेट थे, ओके। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबल इज रिफर्ड टू एज द 9+2 array. The central tubule are connected by a bridge
ठीक है, एंड इज ऑल्सो इनक्लोज बाय अ सेंट्रल शीट जो रेड कलर की दिखाई दे रही है। आप अपने जरूर एनसीईआरटी जरूर ओपन करके रखा करिए, क्योंकि हम एक एक लाइन कवर कर रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेंटर के जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो ब्रिज से जुड़े हुए हैं उनको घेरते हुए सेंट्रल शीट प्रेजेंट है, विच इज कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्यूब्यूल। जो मैंने ए से सबसे रेडियल स्पोक निकाला था और बताया था कि 9 रेडियल स्पोक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कनेक्टिव वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक, thus there are 9 radial spokes. Then the peripheral doublet are also interconnected by linkers. ये मैं आपको बताना भूल गई थी। ये जो है, जो दो डबलेट फाइबर हैं, एक ये है, ये जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए जो पीछे वाला है वो उस आगे वाले के बी से, ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ये ग्रीन, ये जो है इसके लिए बोल रहा है कि जो डबलेट फाइबर में है वो सेंट्रल शीट से रेडियल स्पोक के थ्रू तो ज्वाइन होते ही हैं, और साथ में ये 9 डबलेट फाइबर भी एक दूसरे से इससे ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था। ये था जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर थी, दैट इज लिंकर के थ्रू डबलेट फाइबर भी ज्वाइन होते हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जब सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है तो हम उसको बेसल बॉडी कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है तो हम उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये था सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आ जाता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल मतलब यूकैरियोटिक, ये सेल ऑर्गेनेल है, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है ये एनिमल सेल का। और इसके अलावा अब हम इसको देखते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेंट्रियोल, और एमॉर्फस और इसमें यहाँ पर अब इस चीज को समझते हैं। ये जो 2 सेंट्रियोल हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जब एक सेंट्रोसोम बोलते हैं तो सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 सेंट्रियोल जैसे अभी हमने 9+2 स्ट्रक्चर देखा तो ये 9+0 स्ट्रक्चर होते हैं। 9+2 स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि पेरीफेरी में डबलेट फाइबर है और उससे डायनिन प्रोटीन निकलते हैं जिसमें एटीपीएस एंजाइम होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 9+O में क्या होता है, 9+0 में ये पेरीफेरी में इस तरीके से 1 स्टार्ट करूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हर जगह 3-3 कर दो। ठीक है, और ये इनका टिल्टेशन होता है, जैसे ये है तो इसको थोड़ा सा ऐसे ले लो, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री बनेगा। पूरा पेरीफेरी है तो पूरा पेरीफेरी का एंगल कितना, पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है 360, और कितने ट्रिपलेट फाइबर है 9, तो 360/9 दैट इज 40 डिग्री का डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है। ये जैसे ऐसे है, ये ऐसे, फिर ये जो दिखाई देंगे वो 3 ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देंगे, तो इनके बीच में 40 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर, 40 × 9 360 हो जाता है। अब यहाँ पर डबलेट की जगह ट्रिपलेट फाइबर है, लेकिन सेंटर में यहाँ कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, बल्कि सेंटर को हम इसको हब बोलते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है। ये जो ट्रिपलेट फाइबर है वो स्पोक्स के थ्रू सब पेरीफेरी ट्रिपलेट फाइबर से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो जब हमने अभी 9+2 अच्छे से समझा है, वहाँ डबलेट फाइबर थे तो डबलेट की जगह हमने यहाँ पर ट्रिपलेट फाइबर करा दिया, और सेंटर में 2 नहीं डाला बल्कि 0 डाल दिया, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। सेंटर को हमने सिर्फ प्रोटीन का बना दिया, माइक्रोट्यूब्यूल वहाँ पर हमने नहीं डाले। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होती है, तो यहाँ पर जैसे मैंने ये आपको बताया कि सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो ये भी 9+0 स्ट्रक्चर को शो कर रहा है और ये भी 9+0 स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। ठीक है, ये होता है एक सिंगल सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर 9+0 अरेंजमेंट को शो करता है। तो एक सेंट्रोसोम जो कि विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है उसमें 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, और हर एक सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। अब सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। इनका रोल जो है सेल डिवीजन में हमें देखने को मिलता है। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं।
दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो ये जहाँ कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे एक सेंट्रियोल और इसके परपेंडिकुलर दूसरा सेंट्रियोल होता है, तो इसके एमॉर्फस यानी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है, कोई शेप नहीं है, तो इस तरीके से एक फ्लूइड से घिरा रहता है, जिसे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कुछ नहीं, क्योंकि इनको आगे चल करके ये स्पिंडल फाइबर के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह ही प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो पॉलीमराइज होकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। तो हाँ, और माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी एक याद रखिएगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में पोलैरिटी देखने को मिलती है, हम इसका एक प्लस एंड बोलते हैं और एक को माइनस एंड बोलते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बना है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन ज्वाइन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंड से, बेसिकली दोनों एंड से ज्वाइन होते हैं, लेकिन प्लस एंड हम उसको बोलते हैं जहां पर ये रैपिडली ज्वाइन हो रहे हैं या रैपिडली यहाँ से निकल रहे हैं। प्लस एंड जो ये होगा, या तो रैपिडली ट्यूबुलिन प्रोटीन को पॉलीमराइज करेगा या डीपॉलीमराइज करेगा, प्लस एंड वो वाला होता है, ठीक है। तो ये प्लस एंड इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जब हम अभी सेल डिवीजन देखेंगे, इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है सेल डिवीजन का है, तो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर क्या है? वो भी माइक्रोट्यूब्यूल है। तो स्पिंडल फाइबर का जैसे ये काइनेटोकोर रहेगा, तो उससे प्लस एंड ज्वाइन होगा, स्पिंडल फाइबर का प्लस एंड काइनेटोकोर को ज्वाइन करता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं नहीं एनसीईआरटी में, बट माइक्रोट्यूब्यूल है तो प्लस एंड माइनस एंड आप लोगों ने लॉन्ग ईयर क्लास में भी पढ़ा है, तो जस्ट मैं रिकॉल ले रही हूँ उसका, ठीक है। अभी सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। उसके सराउंडिंग का जो होता है एक एरिया रहता है, जिसको हम अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर एरिया बोल रहे हैं। देन बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो सेंट्रियोल्स की मैंने आपको बार बार दिखाया है कि एक सेंट्रियोल ऐसा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, तो दूसरा जो सेंट्रियोल है वो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए देखने को मिलता है। और इसका इस सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है वो सेल इंटरफेस की एस फेज में होता है, ओके। देन each other in which each has organization like the cartwheel। कार्टव्हील पहिए के समान का हमें देखने को मिलता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये 9 पेरिफेरल, हर एक में 3 फाइबर होते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट फाइबर कहेंगे। देन ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, ठीक है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, जैसे हमने उसमें देखा था लिंकर से जुड़े हुए थे, यहाँ पे भी जुड़े होंगे। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। हब प्रोटीन का बना होता है, वहाँ कोई माइक्रोट्यूबुल नहीं होते, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूबुल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक, ठीक है। देन the centriole form the basal body of the cilia or flagella when it is located just below the plasma membrane and spindle fiber that, और यदि न्यूक्लियर के ऊपर है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर यदि ये सेंट्रोसोम है, तो इसका काम जो होगा स्पिंडल फाइबर का ऑर्गेनाइजेशन होगा एनिमल सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सेंट्रोसोम के लिए बिल्कुल क्लियर रखिए, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल एंड एनिमल सेल और विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि सीलिया एंड फ्लैजिला में प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है, ओके। अब ये हो गया था सेंट्रोसोम। इतने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करिए, जिसमें भी साइंटिस्ट के नाम है, जिसमें भी साइजेस को मेंशन किया है, वो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, ओके। अब न्यूक्लियस किसमें देखने को मिलता है हमें? न्यूक्लियस कैरेक्टरिस्टिक होता है यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में हमें ट्रू या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जबकि एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होता है वो सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा जो डीएनए होगा, सेलुलर ऑर्गेनिज्म आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, सबका सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरएनए नॉन जेनेटिक होता है, ठीक है। वायरस में आरएनए जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, वायरस में आरएनए जेनेटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब कभी भी डीएनए है
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड ही होगा। अब यही चीज को जब प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी, तो इनको हमने बड़े अच्छे से डिजाइन कर दिया और इसके स्ट्रक्चर को हमने फिर ये भी डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से न्यूक्लियर एक जो बहुत अच्छा सा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक ट्रू न्यूक्लियस में हम देखते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये भी डबल साइटोप्लाज्म में तो 2 सेल ऑर्गेनेल हमने माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को देखा था जो कि डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर थे। यदि हम एक सेल में देखते हैं, पूरे सेल की, साइटोप्लाज्म नहीं, पूरे सेल की बात करते हैं या प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो ये तीसरा ऑर्गेनेल है जो कि डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड है। यहाँ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन और ये दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके बीच में ये फिर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्या होता है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन रन कर रही है और ये मेम्ब्रेन रन कर रही है, इनर मेम्ब्रेन, ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं कई सारे स्पेस पे। मतलब ये तो हम टीएस सेक्शन में ही शो कर सकते हैं इमेज, और एक्चुअली आपको न्यूक्लियस को इमेजिन करना होगा एक बॉल शेप का, सेल के अंदर में एक बॉल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कई जगह पर ये होता है कि ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाती हैं और इनके फ्यूजन के कारण कुछ स्पेस रह जाते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और फिर इसमें ये प्रोटीनियस सब्सटेंस और हो जाते हैं तो उसको हम पूरा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि हम पूरा पैक कर देते हैं न्यूक्लियस को, ये पोर नहीं रखते। तो यहाँ से यहाँ मतलब इसका साइटोप्लाज्म से पूरा कनेक्शन खत्म हो जाता है ना, तो इसलिए हमें पोर रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमने अपना जेनेटिक मटेरियल छुपा के रखा है, उसको वहाँ से निकलने नहीं देते हैं, उसके पास पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज जो कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होंगे उसको कैसे भेजेगा, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होंगे, इससे इसी डीएनए से ट्रांसफर आरएनए बनेंगे, इसी से ही राइबोसोमल आरएनए बनेंगे, तो वो सब निकल करके फिर साइटोप्लाज्म में तो जाएंगे। तो इसके लिए ये पोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी बन रहा है उसको साइटोप्लाज्म में भेजना है या साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ों की ज़रूरत है उसको हमें अंदर भेजना है, ठीक है। तो जैसे ऐसा नहीं है कि आप लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आगे वाले चैप्टर का सेल डिवीजन का, जैसे लाइक राइबोसोम कहाँ है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, आइदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है या फ्रीली सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब जैसे इसके अंदर जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट होना है, तो रेप्लिकेट होने के लिए उसको पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेस चाहिए, तो ये सब कहाँ से आएगा, वो साइटोप्लाज्म से ही तो ट्रांसफर किया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, कि न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है भाई, उसको ये चीज़ें चाहिए, तो साइटोप्लाज्म बना करके प्रोवाइड कराएगा। साइटोप्लाज्म को क्या चीज़ किस तरीके से बनानी, वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को जाएगी, तो ये वाया पोर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियर एनवेलप यूनिट मेम्ब्रेन, दैट इज जो लिपिड प्रोटीन की बनी हुई 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, कई जगह पर वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है तो वहाँ पोर बन जाता है, फिर वहाँ पर कुछ प्रोटीन सब्सटेंस उसकी एक तरीके से बाउंड्री बना लेते हैं, ठीक है। ये इसने सिर्फ ऐसा बनाया, इसके अंदर हम इसको अच्छे से फेंसिंग कर दे, बाउंड्री बना दें जो कि प्रोटीन की बनती है, तो यहाँ प्रोटीन के 8 सब यूनिट्स आ जाते हैं और ये पोर कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। पहले तो हमने देख लिया कैरियोथीका या न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसमें लिक्विड जो भरा हुआ है उसको हमने कैरियोलिम्फ या मैट्रिक्स कहा, ठीक है। अब उस पर फिर हमने देखा यहाँ पर एक एरिया है, इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस, इसकी इंपॉर्टेंस हम अभी देखेंगे। और ये जो है ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, दैट इज क्रोमेटिन रेटिकुलम है। तो ये एक टिपिकल न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये जो है देखो, ये जो है इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस जो है उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है, ये कंटिन्यूएशन में है। ये न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर ये क्रोमेटिन रेटिकुलम दैट इज डीएनए राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करके देता है, तो ये राइबोसोमल आरएनए एक एरिया में एक्यूमुलेट हो जाता है और साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन यहाँ पर आती है, सप्लाई की जाती है। तो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन
ये दोनों मिलकर के राइबोसोम्स को बना देते हैं। राइबोसोम के स्मॉल यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, और जैसे उनका बनना होता है ये वापस से साइटोप्लाज्म में पहुंचा दी जाती हैं। तो न्यूक्लियोलस वो जगह है, मतलब न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोलस खुद एक सेल ऑर्गेनेल नहीं है, बल्कि एक सेल ऑर्गेनेल का हिस्सा है, न्यूक्लियोलस का हिस्सा है, जहां पर एक्चुअली राइबोसोम की सिंथेसिस हो रही है। क्रोमेटिन रेटिकुलम ने राइबोसोमल आरएनए बना के दिया। ये राइबोसोमल आरएनए एक जगह इकट्ठा हुआ, वहीं पर साइटोप्लाज्म से प्रोटीन आ गया। तो ये न्यूक्लिक एसिड राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, दैट इज दिस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन जुड़ करके न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज राइबोसोम को बनाया और फिर उसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया। ठीक है, वैसे ये जब हम क्रोमेटिन रेटिकुलम की बात करते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम की बात करते हैं, तो इसमें डीएनए, हिस्टोन, ये प्रोटीन होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन मिलकर के न्यूक्लियोप्रोटीन बना रहे हैं, जिसे हम क्रोमेटिन कह रहे हैं। और इसमें नॉन हिस्टोन भी होगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? साइटोप्लाज्म से ही तो आएगा। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, वो ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन बनाएगा और फिर वो प्रोटीन को भेज देगा, हिस्टोन प्रोटीन को, न्यूक्लियस के अंदर। तो वहाँ डीएनए और हिस्टोन ज्वाइन होकर के न्यूक्लियोप्रोटीन दैट इज क्रोमेटिन रेटिकुलम के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। एक न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसे कैरियोथिका भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, नॉट अ इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। क्रोमेटिन रेटिकुलम इज नथिंग, क्रोमेटिन इज नथिंग, बल्कि ये डीएनए प्लस हिस्टोन होते हैं। ओके, इसके अलावा एक चीज और देखिए, जैसे अभी तो ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाए, इसके अलावा जो एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना हुआ एक अंदर प्रोटीनियस लेयर और होती है, जिसे हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या कैरियोथिका जो है वो तो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है, यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई है। ठीक है, जो हम फ्लूइड मोज़ेक देख करके आ रहे थे। और जबकि जो इनके अंदर एक्चुअली ये हो गई न्यूक्लियर, काफी लाइट हो, ये न्यूक्लियर लैमिना है। ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट इसको बनाता है। ओके, और इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बना हुआ था? इसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्लियर? ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो है ये दो मत लेना, एक ही मैं येलो वाले को ही शो कर रही हूँ। दिस इज न्यूक्लियर लैमिना विच इज मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। वो इंटरमीडिएट फिलामेंट एक न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कराने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे ये नहीं होगा ना, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो ये प्रेजेंट हो जाएगा तो वो एंट्री एग्जिट को बैन करेगा। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में के पास में ये न्यूक्लियर लैमिना भी एब्सेंट होता है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये यहाँ पर मैंने ये न्यूक्लियोलस बना दिया जो राइबोसोम फैक्ट्री के रूप में हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ये क्रोमेटिन रेटिकुलम क्रोमेटिन बना दिया जो कि डीएनए प्लस हिस्टोन है। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है एक ट्रू न्यूक्लियस की। देन अब ये क्या बोलते हैं, इसमें साइंटिस्ट का नाम उन्होंने दे दिया है, तो आपको याद करना है कि न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो भी ईयर के साथ दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1831 रॉबर्ट ब्राउन। ओके, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वॉज गिविंग द नेम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन टर्म जो है फ्लेमिंग ने दिया। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट है वो बेसिक डाई से स्टेन होता है, तो उसका नाम फिर क्रोमेटिन। क्रोम वर्ड जब कभी भी होता है दैट इज कलर्ड के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट द अब ये चीजें सब पढ़ चुके हो आप लोग। जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में हम दो फेज देखते हैं, इंटरफेज और एम फेज। तो हमें जो ये एक्चुअली ये न्यूक्लियस दिखाई देगा वो सेल साइकिल के इंटरफेज में ही दिखाई देता है। एम फेज में न्यूक्लियस गायब हो चुका रहता है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन में और क्लियर करेंगे हम इस चीज को। द इंटरफेज न्यूक्लियस
न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, इंटरफेस यानी सेल जब डिवाइड नहीं हो रही है, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलॉबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन, एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। तो ये जो जितना भी मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था, ड्रॉ करके दिखाया था, वो सब हमें जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है, दैट इज जब सेल इंटरफेस में है, तब हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, ये इमेज है न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, ये जो डार्क एरिया दिखाई, ये जो डार्क एरिया दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोलस है, लेकिन इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो वहाँ पर मटेरियल इकट्ठा हो जाता है काफ़ी सारा, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में वो डार्क कलर का दिखाई देता है। ये सब क्रोमेटिन रेटिकुलम यहाँ पर पड़े होंगे, और जो एक्वस सॉल्यूशन है वो न्यूक्लियर प्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with a space between, दोनों outer and inner membrane के बीच का स्पेस 10 to 50 nm होता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, जिसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करती है, बट एक्सचेंज जो होगा वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होगा। देन द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन हुई, और ये आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये सिस्टर्नी वगैरह के साथ, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से कंटिन्यूस होता है, ठीक है, और ये इसके ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ ईयर ही होता है। देन At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pore, which are formed by the fusion of outer and inner membrane. Then these nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein molecule, DNA तो बाहर निकल के जाता नहीं है न्यूक्लियस से, DNA ने बिल्कुल अपना एक घर बना करके रखा है न्यूक्लियस, RNA है बेचारा जो यहाँ से साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ही दौड़ता है, वहाँ से तो यहाँ नहीं आता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाता है। प्रोटीन जो है बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ओके। तो पहले अंदर जाएगा, RNA के साथ वो जुड़ेगा, फिर बाहर आएगा, ठीक है, जब अंदर जाएगा तब प्रोटीन के फॉर्म में जाएगा, जब लौटेगा तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होकर के जाता, वापस आता है, ठीक है। तो द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये समझ के डीएनए अपनी जगह में बैठा रहेगा, आरएनए को ही इधर उधर दौड़ना है, ओके। तो द न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए, बिल्कुल स्पेसिफिक मेंशन कर रहा है, डीएनए तो न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाएगा, और दूसरा है प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ओके। आरएनए बन के बाहर जाएंगे और प्रोटीन बाहर से बन के अंदर आएंगे, बोथ डायरेक्शन में ये हमें देखने को मिलेगा। Normally there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed. तो जैसे जो हम एस्केरिस के एपिडर्मिस देखते हैं वहाँ सिंसिशियल कंडीशन होती है, एंडोस्पर्म देखते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखते हैं तो वहाँ सिंसिशियल कंडीशन होती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जब सेल डिवाइड होती है तो कैरियोकाइनेसिस तो हुई, बट साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन दैट इज साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो इस ऐसी कंडीशन में एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम सिंसिशियम कंडीशन कहते हैं। यूनिन्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट के लिए तो हम यूनिन्यूक्लिएट बोल रहे हैं, जब मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है तो उसके लिए हम सिंसिशियम कंडीशन बोलते हैं, ओके। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। तो मैंने आपको एस्केरिस के एपिडर्मिस और एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो फ्री मल्टीन्यूक्लिएट स्टेट को शो करता है, ओके। सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे आरबीसी ऑफ मैनी मैमल्स, सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट। तो एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो फ्लोएम में सीव ट्यूब होती है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में भी, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तो वो एक एडेप्टेशन है कि आरबीसी में से न्यूक्लियस को हटा दो तो जो जगह बचेगी वहाँ पर भी हम हीमोग्लोबिन रख देंगे तो वो और ऑक्सीजन को कैरी करेगी। वैसे सीव ट्यूब में भी यही किया गया है कि सीव ट्यूब के बीच में न्यूक्लियस होता तो वो शुक्रोज के ट्रांसलोकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए उसको भी वहाँ से हटा दिया गया है,
ठीक है। तो लेकिन हम ये यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इन कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक तो हैं बट उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट है, और उसके एग्जांपल में हम आरबीसी ऑफ मैमल एंड सीव ट्यूब ऑफ प्लांट देख रहे हैं। ठीक है, सीव ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, वुड यू कंसिडर दिस सेल एज अ लिविंग? डेफिनेटली हम उसको लिविंग कंसिडर करेंगे क्योंकि उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेटाबॉलिज्म कर रही हैं और उसके अलावा उनमें कॉन्शियसनेस भी होती है। ठीक है, तो और प्रोकैरियोटिक सेल में भी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है तो हम उसको लिविंग तो कंसिडर करते ही हैं, तो ये हम इसे कंसिडर करते हैं एज अ लिविंग सेल। देन द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, वो हम देख के आ रहे हैं कि जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसमें हमने देखा था डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में, डीएनए प्लस हिस्टोन मिलकर के क्रोमेटिन के फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट थी। उसके अलावा न्यूक्लियोलस को तो हमने डिटेल पढ़ लिया है। द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये यही लाइन बोल रहा है कि न्यूक्लियोलस के चारों ओर कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोप्लाज्म यदि हम देखते हैं तो ये यदि एक न्यूक्लियस के अंदर ये एरिया न्यूक्लियोप्लाज्म है तो इसको बाउंड करने वाली कोई लेयर नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूएशन में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म एक साथ कंटिन्यू होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, as it is not a membrane bound structure, then it is a site for active ribosomal RNA synthesis। आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होगा और साइटोप्लाज्म से प्रोटीन उस जगह पर न्यूक्लियोलस को दे दिया जाएगा जहां पर दोनों असेंबल्ड होकर के स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि देखो ठीक है, तो यहाँ पर लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो प्रोटीन सिंथेसिस काम है राइबोसोम का, तो जब ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ज़्यादा राइबोसोम चाहिए, तो जो वहाँ पर हमें न्यूक्लियोलस ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज जस्ट मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट जो हो जाएगा फिर नेक्स्ट है, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। डीएनए और हिस्टोन को मैंने मिला करके क्रोमेटिन बोला है, जो बेसिक डाई से स्टेन्ड होते हैं और जिसे फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन बोला था। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो इंटरफेस में तो हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमेटिन रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब सेल एम फेज में जाती है तो क्रोमेटिन रेटिकुलम की जगह हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। यही चीज इनका कहना है। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन को बेसिक प्रोटीन बोल रहे हैं क्योंकि इसमें लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं, और लाइसिन और आर्जिनिन जो होते हैं ये एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसमें 2 एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये बेसिक एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होता है क्योंकि वो लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होता है। ठीक है, और इसमें कुछ अमाउंट में नॉन हिस्टोन और आरएनए भी प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन में। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब एक सेल के अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है जो कि ठीक है, एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन डिप्लॉयड होता है 2n होता है, 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो एक सेल के अंदर 2 मीटर डीएनए है और ये 2 मीटर डीएनए को काट काट के आप 46 क्रोमोसोम में डिवाइड कर दो, ये चीज बोल रहा है। एक क्रोमोसोम में 2 मीटर डीएनए नहीं होता, बल्कि एक सेल के अंदर जितना भी क्रोमेटिन रेटिकुलम है उसकी पूरी लेंथ लेंगे तो वो 2 मीटर होगी।
एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली, हाँ क्रोमोसोम हमें जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है, दैट इज वो इंटरफेज में है, तो उस स्टेट में वो हमें क्रोमेटिन रेटिकुलम के रूप में दिखाई देंगे। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए, आप एक रोल लीजिए या एक ऊन का गोला, वूल बॉल, ऊन का गोला लीजिए और उसका ऊन खोल के फैला दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको बोलूं कि आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी वो। तो क्या करेंगे हम, फिर धीरे धीरे उसको फिर एक बॉल में कन्वर्ट कर लेंगे और ऊन का एक गोला बना लेंगे। बिल्कुल वही चीज है, ऊन का गोला हमें देखने को मिलेगा एम फेज में, और खुला हुआ ऊन का लच्छा जो होता है बिल्कुल एक ऐसे रहता है, पूरे धागा फैला हुआ, वो हमें देखने को मिलता है इंटरफेज में। उसका रीजन यही रहता है क्योंकि देखो जो डीएनए है इंटरफेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, एम फेज में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है, इंटरफेज एम फेज में। तो यहां पर यदि हमने इसको ऐसे बांध के रख दिया, गोला बना करके रख दिया, तो ये इसकी फेज ओपन नहीं होगी, तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस वो कर ही नहीं सकता। इसलिए जब इंटरफेज में है, जब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो इनको हम क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं रख सकते, हमें इन्हें बिल्कुल खुला हुआ रखना पड़ेगा, दैट इज क्रोमेटिन रेटिकुलम के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो इस वजह से इंटरफेज क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज में होती है, तो वहाँ क्रोमेटिन रेटिकुलम से मैसेंजर आरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन का होना चालू रहता है, इसलिए हम उसको पैक करके नहीं रखते। जब सेल एम फेज में जाएगी तो इतना ऊन है, उसको हम नहीं अच्छे से नहीं डिवाइड कर सकते, तो हम उसको कंडेंस करके वूल के फॉर्म में दैट इज क्रोमोसोम के फॉर्म में ले आते हैं। अब ये इतना छोटा सा हो गया, इसको मतलब इसके उलझने करने का कोई भी डर नहीं है। तो जब एम फेज में है, इसको ट्रांसक्रिप्शन करना नहीं है, तो इसको शॉर्ट करके कंप्रेस कर दिया, या इसको ले लो, ये स्प्रिंग एक खिंची हुई है जो कि इंटरफेस में दिखाई दे रही है, और इस स्प्रिंग के दोनों सिरे मैंने छोड़ दिए, तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गई, दैट इज वो क्रोमोसोम हो जाता है। ओके, तो एम फेज में, सेल डिवीजन फेज में हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, जबकि इंटरफेज में हमें क्रोमेटिन रेटिकुलम दिखाई देता है। तो यही बोल रहा है, एवरी क्रोमोसोम visible only in dividing cell essentially has a primary constriction or the centromere on the side of the which disc shape structure called kinetochores are present। अब ये सीधे क्रोमोसोम पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम में आप ये देखो कि क्रोमोसोम जो होता है ये पहले इस तरीके से खूब लंबा चौड़ा पड़ा हुआ था, इसको मैंने न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट किया, न्यूक्लियोसोम फॉर्म में ही था, सोलेनॉइड में कन्वर्ट किया, फिर क्रोमोनेमेटा फॉर्म में, मतलब इस तरीके से उसको कंडेंस करती गई, जो इतना लंबा था उसको बिल्कुल ऐसे छोटा करते हुए इस स्ट्रक्चर में ले आई। तो जब हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो अभी यहाँ पर 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्रोमेटिड जहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोसोम हम देख के आए 9+0, ये है सेंट्रोमियर, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। अब ये इस तरीके से यहाँ पर सेंट्रोमियर हुआ। अब मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर एक प्रोटीन की प्लेट होती है, प्रोटीनेशियस प्लेट होती है, जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये काइनेटोकोर होती है। ये काइनेटोकोर का काम होता है, ये अपने से स्पिंडल फाइबर जो कि माइक्रोट्यूब्यूल होता है, मैंने प्लस और माइनस एंड, तो प्लस एंड इस साइड जुड़ जाएगा, माइनस एंड इसके पोल की तरफ होगा, ठीक है, ये जुड़ेगा। ओके, तो एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें बीच में वो एक नैरो रीजन होता है, संकीर्ण क्षेत्र होता है, जिसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर, जैसे ये क्रोमोसोम बनाया मैंने, ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, इसके ऊपर एक प्लेट प्रेजेंट होती है, प्रोटीनेशियस प्लेट होती है, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो एक ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, तो सेंट्रोमियर तो एक है, लेकिन इसमें काइनेटोकोर कितने हैं? हाँ, एक सेंट्रोमियर है और एक क्रोमोसोम है, तो ये एक क्रोमेटिड और डॉटर, उसके जो 2 हिस्से होते हैं उन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। तो एक ये क्रोमेटिड है और एक ये क्रोमेटिड है। ओके, तो एक क्रोमोसोम में हम एक सेंट्रोमियर और एक सेंट्रोमियर है और 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम, बिल्कुल इस तरीके से ले लो, ये एक दूसरे को चिपका करके रखता है। वो उसका रीजन क्या है वो हम बाद में सेल डिवीजन में देखेंगे। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर, जब बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट, जब ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा तो हम इसे कहेंगे
मेटासेंट्रिक, मतलब ये आर्म और ये आर्म, यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक, जस्ट बीच में। मेटासेंट्रिक ये सेंटर था, देखो ये अब ये थोड़ी लंबी हो गई और ये थोड़ी छोटी हो गई, मतलब सेंटर से मैंने इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, तब इसको मैंने बोला सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक धागे से खींचूं तो इसका शेप क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। तो मेटासेंट्रिक का शेप जो होता है वो वी शेप होता है। सब मेटासेंट्रिक जो होता है इसका शेप, अब इसको यहाँ पर एक आर्म लॉन्ग है और दूसरी आर्म जो है वो शॉर्ट हो गई, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, एल शेप हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक का। अब ये है इसके बाद टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक यानी जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो क्रोमोसोम के एंड जो होते हैं उनको हम टीलोमियर बोलते हैं। ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर है, ये टीलोमियर, बिल्कुल आखिरी का सिरा जो होता है वो टीलोमियर कहलाता है। तो हमने जब जस्ट बीच में सेंट्रोमियर किया तो मेटासेंट्रिक, बीच से थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया तो सब मेटासेंट्रिक, अब ऊपर से थोड़ा नीचे कर दिया, ये टीलोमियर से थोड़ा नीचे कर दिया तो हमने इसको बोला एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, जो कि हमें शेप में दिखाई देगा जे शेप या जे शेप। ठीक है, क्योंकि ये वाली आर्म छोटी है इसलिए छोटी, जबकि एल शेप में ये आर्म थोड़ी बड़ी हो जाती है। और जब टिप पर होता है, बिल्कुल टिप पर होता है, इसको मत देखो आप, जब टिप पर होता है तो उसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं और इसका शेप जो होता है वो आई शेप होता है। ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक यानी टीलोमियर पर, एक्रोसेंट्रिक यानी टीलोमियर से थोड़ा नीचे, सब मेटासेंट्रिक बीच से थोड़ा ऊपर, ठीक बीच में तो मेटासेंट्रिक। ओके, शेप हमने देख लिया, ये वी शेप, ये एल शेप, ये जे शेप और ये आई शेप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेटासेंट्रिक, ये हमने अब देख लिया है, इसको दोनों आर्म्स इक्वल हो जाएंगी, दिस आर्म इज इक्वल टू दिस आर्म। ठीक है, शेप भी हमने देख लिया, यहाँ पर दोनों आर्म्स की लेंथ में डिफरेंस है, एक्रोसेंट्रिक के भी दोनों आर्म्स में डिफरेंस है और टीलोसेंट्रिक के केस में दूसरी आर्म हमें दिखाई नहीं देती है। ओके, ये टीलोसेंट्रिक बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट है और ये टिप पर प्रेजेंट है, इसके ये 2 क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड है। ओके, और ये आई शेप का दिखाई देगा। समटाइम अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग, हाँ अब इसको देखो, अब जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अभी तो हमने देखा कि एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, अब कुछ में क्या होता है इस तरीके से एक और नैरो एरिया होता है, इसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये यहाँ पर जो डीएनए है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए ट्रांसक्राइब्ड होकर के तो आरएमटी आरएनए बनाता है, आरएमटी यानी राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। आरएमटी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब हम आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं तो आरएमटी के सीक्वेंस में ही आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए को, 2 एम को दैट इज मैसेंजर आरएनए को और टी आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है। तो इसी सीक्वेंस में 1 2 3 आरएनए पॉलीमरेज और आरएमटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीएनए है वही तो तीनों टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, ट्रांसक्राइब्ड करेगा। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो डीएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके बाद क्रोमोसोम का जो पोर्शन है उसे हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सेट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। समटाइम अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग, ये जो सेकेंडरी क्रॉस यहाँ पर पॉइंट है ये नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है एक फिक्स लोकेशन पे, ये नहीं कि कभी यहाँ पे दिख रहा है तो कहीं पे यहाँ पे दिख रहा है, उसकी लोकेशन फिक्स रहेगी और किन किन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा ये भी फिक्स रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। ये जो है ये छोटा उसके बाद का जो क्रोमोसोम का हिस्सा है उसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कह रहे हैं। देन ये सैटेलाइट क्रोमोसोम जो होते हैं वो मार्कर क्रोमोसोम के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को आप यहाँ याद रखिए कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज एसोसिएटेड विथ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, क्रोमोसोम बोल रहे हैं तो यानी एम फेज में है, जब ये इंटरफेज में जाएगा तो ये क्रोमेटिन रेटिकुलम में हो जाएगा। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो एरिया था डीएनए का वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। ओके, अब माइक्रोबॉडीज, इसमें बहुत छोटा दिया हुआ है माइक्रोबॉडीज का, तो बस लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। माइक्रोबॉडीज सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सिंपल सा है, ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को, एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर ले लीजिए जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे।
तो हम ये देखते हैं स्फीरोसोम, 3 टाइप की माइक्रो बॉडीज हमें देखने को मिलती है, स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। स्फीरोसोम्स जो होते हैं वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। उसका अपोजिट जो हो जाते हैं ग्लाइऑक्सिसोम, जो कि केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व थी स्फीरोसोम, तो ग्लाइऑक्सिसोम ये लिपिड को तोड़ने का काम करेंगे। तो जैसे जब कभी भी कैस्टर या ऑयली सीड्स जो होते हैं, उनके ऑयली सीड में जो फूड स्टोर होता है वो ऑयल या फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो जब ये जब ऑयली सीड जब जर्मिनेट होंगे तो इनके पास तो पूरा की पूरा इनके पास फैट डिपॉजिट है, और जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये जो इस ग्लाइऑक्सिसोम है, सेल के अंदर ग्लाइऑक्सिसोम माइक्रोबॉडी प्रेजेंट है, उसमें फैट को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और फैट को डिग्रेड करके वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करेगी। जबकि स्फीरोसोम लिपिड सिंथेसिस, फैट की सिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम को रखता है। तो जस्ट अपोजिट हो गए फंक्शन में, एक ये सिंथेसाइज कर रहा है तो ये लिपिड को तोड़ रहा है। देन पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज जो है एनिमल प्लांट दोनों में देखने को मिलती है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी सेल में मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता रहता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यदि एक्यूमुलेट होगा तो वो पॉइजनस होता है सेल के लिए। तो जैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है तो इन पेरोक्सिसोम में, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने वाले भी एंजाइम हैं, मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बनते हैं, और फिर इसको डिग्रेड करने के लिए कैटालिस एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। कैटालिस एंजाइम जो होता है H2O2 को H2O एंड O2 में तोड़ देता है, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज में आप इतना जरूर पढ़ के रखिएगा, दैट इज स्फीरोसोम लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, पेरोक्सिसोम पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंड पेरोक्साइड डिग्रेडिंग एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लाइऑक्सिसोम हम देखते हैं जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में हमें देखने को मिलेगा, उसी स्टेज में देखने को मिलेगा जब वो लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके सीड जर्मिनेशन, फैटी सीड के जर्मिनेशन को फैसिलिटेट करता है। अब ये समरी हम देख लेते हैं जो भी हमने पूरा पढ़ा है, इंक्लूडिंग पार्ट 1। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और एग्रीगेट ऑफ सेल्स, या तो यूनिसेलर होंगे या मल्टीसेलर होंगे। तो मल्टीसेलर हैं तो एग्रीगेट ऑफ सेल्स हैं। सारे चैप्टर की समरी जरूर पढ़ के रखिए। ओके, सेल वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटी एंड फंक्शन, कहाँ पर प्रेजेंट है, क्या काम कर रही है, उसके हिसाब से उसकी लोकेशन डिसाइड होती है, उसका शेप डिसाइड होता है, वो ऑर्गन क्या काम कर रहा है, वो सेल क्या काम कर रही है, उसके हिसाब से उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेल ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा, ये भी डिसाइड होता है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल सेल एंड हेंस ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड एज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। हमने पूरा देखा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसका राइबोसोम 70S राइबोसोम का है। तो इन सब की बेसिस में हम सेल को यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिवाइड करते हैं। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल आउटसाइड द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल वॉल देखी थी जो कि मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल वॉल की बनी हुई थी। प्राइमरी सेल जब तक डिपॉजिट रहती है तब तक सेल साइज में ग्रोथ करती रहती है, सेकेंडरी वॉल के डिपोजिशन के बाद सेल साइज में ग्रोथ नहीं कर पाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल। जब हम इसी में ऑस्मोसिस के लिए हम इसमें जब ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग पूछता है तो हम सेलेक्टिव परमिएबल की जगह सेमी परमिएबल टर्म यूज करते हैं। देन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो कि नोविकॉफ ने यूज किया था, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स इंक्लूड होते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। Centrosome and centriole form the basal body of cilia flagella that facilitate locomotion. In animal cell, centriole also form spindle apparatus during cell division. ठीक है, तो centriole का function centrosome जो कि S phase में replicate होता है और इसका काम जो है M phase में देखने को मिलता है हमें। Then nucleus contain nucleus के अंदर nucleolus है, एक से अधिक हो सकता है तो उसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, प्लूरल में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई कहलाएगा। और क्रोमेटिन नेटवर्क, इट इज़ नॉट ओनली क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है केवल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनेल्स को, मतलब न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस सिर्फ सेल और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इसका काम जो है हेरिडिटी में भी है।
ठीक है, यही चीज बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियस का फंक्शन सेल ऑर्गेनेल को कंट्रोल करना एज वेल एज हेरिडिटी दोनों में हो जाता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी के बने होते हैं, इसके अलावा वेसिकल भी होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी प्रोमिनेंट होती है, जबकि उल्टा बोल रही मैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी प्रोमिनेंट होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि फैट की सिंथेसिस से, लिपिड स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस से रिलेटेड है, उसमें सिस्टर्न वैक्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स प्रोमिनेंट होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, रफ एंड स्मूथ। ई आर हेल्प इन द ई आर जो होता है वो ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। बिल्कुल एक चैनल है, अंदर ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, वो जो चीज़ भी लिपिड बना SER में या RER के ऊपर प्रोटीन बना, उसको उसके डेस्टिनेशन में छोड़ के आने का काम भी RER करता है, दैट इज ER करता है, दैट इज ए इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज विद इन सेल ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल हो जाता है। गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक। द सिक्रीशन ऑफ, हाँ, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन जो है सिक्रीशन से एसोसिएटेड है, और प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल हमने ग्लाइकोसिडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन देखा था। द सिक्रीशन ऑफ सेल आर पैक्ड इन दैम एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड एज वेल एज विद इन द इनसाइड द सेल ऑल्सो। देन lysosome are single membrane structure containing enzyme for digestion of all type of macromolecule, primary, secondary, रेसिड्यूअल एंड ऑटोफेगिक, 4 टाइप के लाइसोसोम हमने देखे थे। राइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो गया। दीज ऑकर राइबोसोम्स जो है 2 जगह में, एक यूकैरियोटिक सेल में 2 जगह में देखने को मिलेंगे, एक तो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फ्रीली प्रेजेंट होंगे, और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कारण वो ATP को प्रोड्यूस करती है। दे आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है। प्लास्टिड आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। प्लांट सेल्स, इसके अलावा प्लांट सेल्स के अलावा हमने क्लियर देखा यूग्लिनॉइड, क्राइसोफाइसी एंड डिनोफ्लैजेलेट्स वगैरह में भी हमने देखा है। इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। थाइलेकॉइड के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट थे, उनका काम था सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ओके, ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन की जगह है। The green colored plastid are chloroplasts which contain chlorophyll which is present inside the thylakoid, whereas the other colored plastid are chromoplasts which may contain pigment like carotene and xanthophyll। और कलरलेस फिर इसके बाद है द न्यूक्लियस इज इनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन है, बीच बीच में उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर और इनर की फ्यूज हो जाने के कारण बीच बीच में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द क्रोमेटिन मटेरियल, दस द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा मैंने इस पॉइंट को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब साइटोलॉजी टॉपिक स्टार्ट होता है तो एक साइंटिस्ट का नाम जरूर दिया रहता है, तो उसमें वहाँ पर GN रामाचंद्रन का दिया हुआ है। तो GN रामाचंद्रन प्रोटीन स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट थे, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड हैं। इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर को इस्टेब्लिश किया था। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, और इनका ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया था वो नेचर मैगजीन में 1954 में पब्लिश हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और रामाचंद्रन प्लॉट दिया था किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा वर्कड ऑन, इनका जो फील्ड था वो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी था, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में काम किया था, तो वो एरिया हो जाएगा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। और ये इन पे किसका इन्फ्लुएंस था? पाउलिंग लीनस का। ठीक है, जिन्होंने अल्फा एंड बीटा प्रोटीन के अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर को बताया था। तो इसको भी आप जरूर, जो भी एक साइंटिस्ट जरूर, कहीं इसॉव का दिया हुआ है तो कहीं रामदेव मिश्रा का दिया हुआ है, तो इन सब साइंटिस्ट के बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले जब 11th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो अर्नेस्ट मेयर का दिया हुआ है, तो इन सबको भी, इवन केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो जो भी NCERT की कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें अच्छे से करके रखना है। ओके, चलिए इसके बाद MCQ सीरीज में हम इससे रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।
है।